तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कभी भी अगर करंट फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो बेसिकली चार्जेस फ्लो करते हैं और वो चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब चार्जेस की जो वेलोसिटी है, इसका क्या रिलेशन बनता है करंट के साथ में, मतलब ये किस प्रकार करंट के साथ में रिलेट करती है, ये डिपेंड कैसे करती है करंट के ऊपर। लेट अस सपोज हमारे पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये फ्री चार्जेस इनिशियली रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। रैंडम डायरेक्शन के मोशन की वजह से इसकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती। जब एक डायरेक्शन बेटा नहीं होती तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि करंट भी नहीं बनता। ठीक है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके साथ में एक बैटरी को इंस्टॉल किया। इस बैटरी के लगने के बाद इसके एक किनारे पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस इंस्टॉल हो जाते हैं और दूसरे किनारे पर कुछ नेगेटिव चार्जेस इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है इस प्रकार से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मैंने एक दो पॉजिटिव चार्जेस बनाकर इनकी डायरेक्शन आगे की दिखा दी। ठीक है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वो इस डायरेक्शन में सेटअप होती है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि बैटरी के इन चार्जेस की वजह से ई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इन दो एंड्स के बीच में। ओके, तो लेट अस सपोज कि ये कंडक्टर की जो लेंथ है ये एल लेंथ है। ठीक है, तो मैंने कितनी चीजें यहां पर सपोज की, मैंने यहां पर पहली चीज सपोज की ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर सपोज की L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ओके, इसके साथ में मान लिया जाए कि हमने ये जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी की वोल्टेज है V वोल्ट। ठीक है, लेट V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन आपको पढ़ाया गया था, दैट इज E इज इक्वल टू dV/dr। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ dV/dr थी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जाती है कि पोटेंशियल को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो वही किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। अब बेटा हमारे पास तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। तो अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ऐसा बोल सकते हो कि सर पूरे कंडक्टर की लेंथ L है और इसको हमने पोटेंशियल दिया V, तो 1 यूनिट लेंथ को जितना पोटेंशियल दिया जाता है वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहली बात इसमें मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, ये क्या है, पोटेंशियल जो कि हम 1 यूनिट लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ओके, इसके बाद अब कंडक्टर्स की वैरायटी अलग अलग होती है। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होते हैं, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ चार्जेस कम होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इनिशियली देखने में आपको कुछ ऐसा सा लग रहा है, पर एक्चुअल में ये जो कंडक्टर है वो हम इस तरह का लेते हैं। ठीक है, इस तरह का हमने कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको मैंने A ले लिया और इस कंडक्टर की जो लेंथ है इसको मैंने L ले लिया। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक तरह का सिलेंड्रिकल रॉड टाइप कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कि ये एक रॉड है, तो इस रॉड के 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, लेट अस इमेजिन दैट चार्जेस आर n। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐसा मान लिया कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि पूरे के पूरे ऐसे के कंडक्टर में कितने चार्जेस होंगे, मतलब टोटल चार्जेस कितने होंगे, तो
एक यूनिट वॉल्यूम में बेटा स्मॉल n चार्जेस हैं, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम पहले पता कर लो, टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो टोटल चार्जेस अब कितना होगा, टोटल चार्जेस होंगे स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू लेंथ। समझ गए मेरी बात? तो मैंने ऐसा माना कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के 1 यूनिट वॉल्यूम के पास में जो चार्जेस थे वो कितने थे, स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेस, और इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, a इंटू एल। तो पूरे कंडक्टर के पास में कितने चार्जेस आ गए, स्मॉल n इंटू a इंटू एल। दीज आर द नंबर ऑफ चार्जेस थ्रू आउट द होल कंडक्टर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। एक चीज हम यहां पर मानकर बैठ रहे हैं कि जब भी कभी भी किसी भी कंडक्टर के यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्जेस देते हैं और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्जेस देते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं, परंतु प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं, इनके कारण जो करंट बनता है, प्रोटॉन्स के कारण जो करंट बनता है, ऐसे के करंट को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बनता है, उस करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के साथ में हमने ऐसे एक बैटरी लगाई, ठीक है, ओके। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आगे लगाया और नेगेटिव टर्मिनल पीछे लगाया, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है और किधर को जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो आप अगर इस कंडक्टर के रास्ते में एक बल्ब लगा दो, तो उस बल्ब को कौन सा करंट प्राप्त होगा, उसको कन्वेंशनल करंट प्राप्त होगा। हमारे जितने भी डिवाइसेस चलते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू कन्वेंशनल करंट, आई मीन टू से दैट इज ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस करंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट ये पॉजिटिव चार्जेस के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये नेगेटिव चार्जेस के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला करंट है, ठीक है। ऐसा मानकर चलो कि दोनों का ही बराबर का रोल प्ले होता है। पॉजिटिव चार्जेस बेटा आगे इसीलिए खिसक रहे हैं क्योंकि नेगेटिव पीछे खिसक रहे हैं, नेगेटिव जगह उनकी बनाते जाते हैं, तभी पॉजिटिव आगे खिसकते जाते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट ब्रांच है फिजिक्स की, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण जो करंट बनता है दैट इज कन्वेंशनल करंट, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के कारण जो करंट बनता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब अगली बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने E माना हुआ है, तो अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं स्मॉल n a इंटू एल। तो टोटल चार्ज कितना है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, मतलब स्मॉल n a इंटू एल के साथ में, ओके। तो बात आप समझ गए कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है ENAL। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बेटा Q से डिनोट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज अपना इतना आ गया। अब हमें रिलेशन डिराइव करना है। रिलेशन किसके बीच में डिराइव करना है, हमें रिलेशन डिराइव करना है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है जी। तो अब शुरू हो जाते हैं। टाइम का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, टाइम का फॉर्मूला आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन, मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होता है टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। पढ़ा हुआ है ना सबने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फॉर दैट रीजन यू कैन से टाइम किसके बराबर होगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। टाइम इज ओके, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, yes it is displacement upon velocity, sorry, okay। तो टाइम हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पीछे को खिसक रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी को हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आपके पास टोटल चार्ज भी है, अब आपके पास टोटल टाइम भी है। अब आप क्या पता कर सकते हो, अब आप करंट पता कर सकते हो। करंट की सबसे बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी, जितना चार्ज
पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है बेटा वही होता है करंट। तो इसी प्रकार से अब मैं चार्ज को कितना लिख सकता हूं, चार्ज को मैं लिख सकता हूं NEA इंटू एल, ठीक है, NEA इंटू एल, ये मैंने चार्ज की जगह पे लिख दिया और टाइम की जगह पे मैंने लिख दिया L अपॉन VD। नाउ वी वेरी वेल नो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक समय पर न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया NEA VD, L के साथ में L हो गया डिवाइड, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास करंट किसके बराबर आ गया, NEA VD के बराबर आ गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आप सबको डिराइव करना आना चाहिए, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्पष्ट तरीके से आपको बताता है कि आपके कंडक्टर में जितने ज्यादा फ्री चार्जेस 1 यूनिट वॉल्यूम में बेटा पड़े होंगे, आपके कंडक्टर में जितने ज्यादा फ्री चार्जेस 1 यूनिट वॉल्यूम में पड़े होंगे, आपका करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन से वाले मटेरियल का करंट ज्यादा होता है, आप उसको जवाब दोगे जिसकी करंट डेंसिटी ज्यादा है उसका करंट ज्यादा है, ठीक है जी, ओके, मतलब जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा चार्जेस पड़े हैं उसका करंट ज्यादा है। और दूसरी बात ये, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें रुकावटें कम से कम हो। जैसे अगर आप प्लास्टिक की बात करो, प्लास्टिक के मटेरियल की नेचर ही ऐसी है कि उसमें जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि कोलिजन्स कम से कम हो, क्योंकि बेटा अगर कोलिजन्स कम से कम होगी तो ही तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट नेचुरली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो करंट की नेचर ही ऐसी है, ये तब ज़्यादा होता है जब पर यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस ज्यादा हो, और ये तब ज्यादा होता है जब हमारा मटेरियल ऐसा हो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब हमारा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा उसको क्या दे, रिलैक्सेशन टाइम दे, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में लग गई। ये हमारा रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब इसके साथ में जुड़ती हुई एक और बात कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ना करंट डेंसिटी के भी बारे में बताया था। करंट डेंसिटी याद है ना सबको, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, J से। ओके, लेट अस सपोज हमारा ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। तो पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर करंट I है तो I करंट किसका है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, 1 यूनिट एरिया का कितना करंट होगा, I अपॉन A। और ये बेटा जो 1 यूनिट एरिया का करंट होगा ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय J, ठीक है, ओके। तो करंट डेंसिटी J है और इसका क्या फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया, I अपॉन A, ठीक है। अब I हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये I जो हम निकाल चुके हैं दैट इज NEA VD, इसको डिवाइड कर दिया A के साथ, A से कट गया A, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास करंट डेंसिटी कितना आ गया, NEVD। तो बेटा ये जो करंट डेंसिटी हमारा NEVD आया ना, ये करंट डेंसिटी क्या बताता है, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट डेवलप हुआ, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट डेवलप हुआ, ठीक है, ओके। ये जो करंट का फॉर्मूला है NEAVD, ये क्यों बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी, हमारे पास पहले से करंट का फॉर्मूला है तो था, Q अपॉन T। बेटा देखो ये जो करंट का फॉर्मूला है ना, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट, मतलब सारी माइक्रो लेवल पर चीजें इन्वॉल्व की गई हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है, इससे जो करंट मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट करंट मेजरमेंट होगी। तो इसी के साथ में हमने करंट डेंसिटी का भी एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला बना लिया, दैट इज NEVD, ओके। तो करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम सीखेंगे, उस फॉर्मूले के अंदर यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, फटाफट इसको नोट करो। हाँ, तो बेटा इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का फॉर्मूला बनाया था, दैट वाज EE टाउ अपॉन m, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने करंट का भी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का फॉर्मूला बनाया है। वो करंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारा NEAVD, ठीक है। और इसके साथ में हमने करंट डेंसिटी का भी माइक्रोस्कोपिक का फॉर्मूला बना लिया, दैट वाज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये था NEVD, ओके। तो ये 3 अभी तक के फॉर्मूलाज हैं।
ये 3 फॉर्मूलाज आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूलाज की सहायता से आप रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टिविटी, ऐसे की सब चीज़ों के फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। दूसरी बात, ये तीनों फॉर्मूलाज के बेस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी आपको दे दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दें, एंड इसको यूज़ करके आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। ऐसा बड़ा ही नॉमिनल सा न्यूमेरिकल है, बहुत बारी ये न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं। तो जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद है ना, भले ही रिलेशन आ जाए, भले ही न्यूमेरिकल आ जाए, वो बच्चे निकल जाएंगे। जिनको फॉर्मूले डिराइव करने आते हैं परंतु याद नहीं है, ध्यान रहे, डिराइव करने आते हैं परंतु याद नहीं है, वो मार खाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले इंडिविजुअली याद होने आवश्यक है, ठीक है। तो अब अगले फॉर्मूले जिससे बनाते हैं वो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है जी, ओके। तो करंट का फॉर्मूला NEAVD आप सबको समझ में आ गया। अगर मैं इस करंट के फॉर्मूले में इस VD की जगह पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला भर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा NEAVD की प्लेस पर बेटा मैंने भर दिया E/τ/m। गॉट इट और नॉट? ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला बन गया NE² AE/τ/m, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो अगर मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर लिख सकता हूं ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ है। इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं अलग से, दिस V इज नॉट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस V इज फॉर पोटेंशियल। तो गलती मत कर देना इसके लिए। इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ना पैरों में हम इस तरह से D लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से पैरों में D लगता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, पोटेंशियल के पैरों में कुछ नहीं लगता, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। तो हमारा करंट बन गया NE² AV/τ/mL। अब इसको बड़े ध्यान से देखो और याद करो ओहम्स लॉ को। ओहम्स ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल टू जब लगाया जाता है तो साथ में क्या आता है? रेजिस्टेंस आती है। तो इसी प्रकार पोटेंशियल अपॉन करंट किसके बराबर हो जाती है बेटा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो अब आप अपने काम की बातों को सिलेक्ट कर कर एक साइड पर रख दो, बाकी सब कुछ नेक्स्ट साइड पे भेज दो। तो अभी मेरे को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? एक तो पोटेंशियल की और दूसरी करंट की। तो बेटा मैंने एक काम किया, पोटेंशियल को करंट के साथ में कर दिया डिवाइड और इक्वल टू के इस पर आ गया mL/NE² A मल्टीप्लाइड बाई टॉर्क, ठीक है। दिस इज नॉट टॉर्क, दिस इज टॉ, ठीक है। तो mL/NE² A मल्टीप्लाइड बाई टॉ, दिस इज इक्वल टू V/I। और क्योंकि ओम्स ने हमें ऐसा बोला था कि V/I कुछ और नहीं, ये रेजिस्टेंस होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो एक नया माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला हमने निकाल लिया, दैट इज रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू mL/NE² A τ। अब इस रेजिस्टेंस की खासियत ये है कि ये रेजिस्टेंस ना लेंथ पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर। हमारा कंडक्टर जितना लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा रुकावटें हमारे चलते हुए करंट को फेस करनी पड़ेंगी, मतलब उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब उतनी ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी मतलब उतनी ही टक्करें होंगी, मतलब उतना ही कम रिलैक्सेशन वाला टाइम मिलेगा, मतलब उतना ही कम क्या होगा? टॉ। तो जुड़ गई ना अब सारी कहानी। लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो टक्करें ज्यादा होंगी, मतलब कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन यदि ज्यादा होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। प्रॉपरली सारा कंसेप्ट हमने चेन में सीख लिया, ठीक है। अब अगली बात, ये रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, दैट इज ρL/A। तो अगर मैं लेंथ एंड एरिया को एक साइड पर कर दूं तो बची हुई चीज क्या होगी? रो। और व्हाट वी कॉल दिस रो? दिस रो इज रेजिस्टिविटी। तो एक काम मैंने यहां पर अब किया कि रेजिस्टेंस
में से L अपॉन ए को कर दिया साइड पे, ये M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, L अपॉन ए को अलग से कर दिया, तो हमारा ये बन गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का भी एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया बेटा यहाँ पे, M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी आई है, इस रेजिस्टिविटी के बारे में अभी तक आप ये जानते हो कि ये रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल की नेचर पर। ये कभी भी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी लेंथ आया ही नहीं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टिविटी है, दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, ये रेजिस्टिविटी बेटा दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इन दोनों फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चनिंग वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को मैं स्पेशली आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। ठीक है, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो अगर आपके 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ज़्यादा होंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई? अब अगली बात, ये रेजिस्टिविटी और कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, दूसरा फैक्टर है टॉ। ठीक है, मोर रिलैक्सेशन टाइम results to lesser resistivity। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो उतनी ही कम हमारी रेजिस्टिविटी होगी, मतलब उतनी ही कम रुकावटें होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा समय के लिए रिलैक्स्ड है। ठीक है, आज के कंसेप्ट में हमने ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, आज तक की बातों के अंदर हमने सारे माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूलाज को सीख लिया। इसके बेस पर रिलेशंस आ जाया करते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और श्योरली आ ही जाते हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब रिलेशंस ना पूछे जाएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।